success. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GATE contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GATE till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनअकैडमी। माय वॉइस इज क्लियर, प्लीज लेट मी नो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। गाइस, कैसे हैं आप लोग सब? तो आज मैं आप लोगों का वेलकम करता हूं इस ब्यूटीफुल लेक्चर्स में, जहां पे आज हम लोग लेक्चर नंबर 62 के बारे में बात करने वाले हैं। इज इट क्लियर? तो और लेक्चर नंबर 62 जो है वो आपके पूरे कोर्स पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी। ओके, और यहाँ पे हम लोग जो है वो प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे, कंप्लीट जेट ट्रांसफॉर्म के। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने देखिए क्या क्या बेसिक जो है वो कवर कर लिया है। इसलिए अगर मैं आपसे कहूँ, जस्ट अ मिनट, ओके, सो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया। देखिए बहुत ध्यान से, हम लोगों ने अभी तक जो है वो जेट ट्रांसफॉर्म के अंदर हम लोगों ने आरओसी कवर किया, ठीक, और हम लोगों ने प्रॉपर्टीज कवर कर लिए हैं, और हम लोगों ने प्रॉपर्टीज के बाद हम लोगों ने कॉजालिटी एंड स्टेबिलिटी कवर कर लिया, राइट। Causality and stability portion we have covered, right? तो causality and stability भी कवर कर लिया। अब
इसके बाद हम लोगों ने यहीं पे इनवर्स जेट ट्रांसफॉर्म भी कवर कर लिया था, अगर आपको याद हो तो। इनवर्स जेट ट्रांसफॉर्म भी मैंने जो है वो कवर कर लिया था। तो अब आज का जो टॉपिक है बेसिकली बहुत सारे मैं कवर करूंगा इनिशियल वैल्यू थ्योरम, साइनसॉइडल इनपुट टू एलटीआई सिस्टम एंड सो ऑन, और उसके बाद हम लोग कई सारे प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे, राइट। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ, माय नेम इज पंकज सिंह। आई हैव क्लियर गेट 4 times in which 2 times my rank is under 100. Okay, subject I take is signal system, control system. Okay, so that is my profile. I have cleared grade 4 times, in which 2 times my rank is under 100. Subject normally I take is signal system, control system and ADC. So in total I have 11 plus year of teaching experience, in which last 6 years I devoted my career to ACE Engineering Academy. Okay, and last year I have joined Unacademy, and let's say if you want to use enhance your preparation and boost your preparation, then you must use a code. That code must be Pankaj11. So Pankaj11 will not only give you 10% of discount, it will also gives you my guidance and my preparation strategy. Okay, तो ये जो अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन है वो बहुत ऑसम प्लान है। जैसे कि मैंने कहा, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको देखो लाइव क्लास, ओके, क्रैश कोर्स, लाइव क्लास, क्रैश कोर्स, वीकली टेस्ट, ओके, और डाउट सॉल्विंग सेशंस अलग से मिलता है। जैसे कि अभी मैं जो है वो कंट्रोल सिस्टम का बैच ले रहा हूँ, जहाँ पे मैं लगभग ऑन एन एवरेज हर 3 क्लास के बाद एक डाउट सेशन लेता हूँ। और इसके बाद अगर आप टोटल नंबर ऑफ डाउट सेशन पूरे कोर्स में गिनोगे तो नियरली 20 डाउट क्लियरिंग सेशन, 18 to 20 डाउट क्लियरिंग सेशंस हैं। बैचेस जो है वो आपके इंग्लिश और हिंदी में होते हैं, और सबसे बड़ी बात आपको RIV बैचेस पे एसएस जो है वो आपको मिलता है। इसके बाद भी अगर आप चाहते हो कि अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा पर्सनलाइज करो, तो आप आइकॉनिक प्लान चूज कर सकते हो अनअकैडमी का। आइकॉनिक में देखो बच्चों, प्लस के जितने भी बेनिफिट्स हैं वो तो होते ही हैं, साथ ही साथ आपको पर्सनल कोचिंग, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनल टेस्ट एनालिसिस और प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल, ये सारी चीज़ें भी आप लोगों को मिलती हैं, गॉट इट। और सॉरी, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस जो है वो भी आप लोगों को मिलता है। इसे क्या है, तो आप अनअकैडमी प्लस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये कोड आप यूज कर सकते हो, Pankaj11, ठीक है। और अभी आपको जो है वो 10+10 का ऑफर मिल रहा है। मतलब अगर आप अनअकैडमी का कोड लगाते हो तो 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो नियरली 26 में पड़ जाएगा, और जो 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन है वो नियरली लगभग 40 के आसपास आपको पड़ जाएगा। तो आप बेझिझक मेरे टेलीग्राम पे, मैसेज पे या अनअकैडमी पे, जहाँ पे भी आप मुझे चाहो तो आप जो है वो विजिट कर सकते हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, और कोई भी डिस्काउंट से रिलेटेड आप बातें जो है वो आप पूछ सकते हो। सबसे बड़ी बात, आपको Pankaj11 कोड लगाने से क्या होगा, आपको मेरी रियल टाइम गाइडेंस मिलेगी। तो अगर आप चाहते हो कि आप गाइडेंस ले लो, अगर आप गाइडेंस आप चाहते हो कि आप थ्रू आउट करियर में अगर आप गाइडेंस इम्पॉर्टेंट है, तो आप बिल्कुल आप अनअकैडमी आप करो और मेरा कोड लगाओ, और साथ ही साथ आपको मेरे रिसोर्सेज और मेरी जितनी भी स्पेशल सेशंस हैं वो भी आप अटेंड कर सकते हो। आप मुझसे जूम पे बात कर सकते हो, सो ऑन। इसलिए तो ये अनअकैडमी प्लस का फीचर्स है, ठीक है। और प्लस की ये फीस है, जैसे कि मैंने कहा कि अभी 10% प्लस, ये तो 10% ऑफ चल ही रहा है, ये वाला प्लस 10% ऑफ ये आपको मिल जाएगा। अभी हर कोर्स पे एप्लीकेबल है, तो आप बिल्कुल आप चाहे प्लस लो चाहे आइकॉनिक लो, दोनों पे भी यही सेम कोड जो है वो एप्लीकेबल है, 10+10। ओके, तो आप जो है वो इस पर Pankaj11 का कोड लगा सकते हो, ठीक है। तो आप जो है वो Pankaj11 का कोड जो है वो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चले अब बात करते हैं स्पेशल क्लास की। तो गाइस, स्पेशल क्लासेस जो है वो अनअकैडमी के अंदर एक दूसरा फीचर है जिससे आप ऑप्ट कर सकते हो। और अनअकैडमी डेली मैं क्लासेस जो है वो इस फॉर्म में ले रहा हूँ कि जैसे आज भी मैं आपको ये क्लासेस लूँगा, इज इट क्लियर।
और जहाँ पे मैं आपको क्वेश्चंस जो हैं वो करवा रहा हूँ सिग्नल सिस्टम के भी और कंट्रोल सिस्टम के भी। तो ये एक बहुत ऑसम प्लान है जो कि आप जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप इसका फ़ायदा जो है वो डेली उठा सकते हो। अगर आपको आना है तो आप यहाँ पे भी कोड जो है वो पंकज 11 अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्पेशल क्लास की ये फीचर्स हैं, इंटरेक्टिव लाइव क्लास, पोल्स आपको लर्नर्स पे मिलते हैं, आप कभी क्लास मिस नहीं करते हो, आपको लेक्चर नोट्स मिलते हैं, आप इसे एनी टाइम एनीवेयर कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये नए नए बैचेस जैसे कि मैंने आपसे कहा कंट्रोल सिस्टम का जो बैच है वो चालू है। कंट्रोल सिस्टम का बैच डेली 9:45 से, सॉरी ये टाइम गलत है, 9:45 से लेके 11:45 के बीच में होता है। ओके, और अभी मैंने आज से यहाँ पे मैं टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस जो है वो स्टार्ट करने वाला हूँ। तो आप बिल्कुल आप जा सकते हो और आप बहुत औसम तरीके से जो है वो आप कर सकते हो। ये इलेक्ट्रिकल इसी दोनों में है और ये प्योर इंग्लिश बैच है। हालांकि बहुत सारे मोड में इंग्लिश में करवाता हूँ, लेकिन आप चाहो तो आप इंग्लिश मोड में जो कि साउथ इंडियन स्टूडेंट है वो आप ऑप्ट कर सकते हैं। ये कोर्स का हाईलाइट है, 120 आवर्स का कोर्स है, टोटल नंबर ऑफ 60 लेक्चर्स हैं 60, क्विजेस यहाँ पे 11 है, आज भी एक क्विज है, डाउट ट्रेन सेशंस आपके टोटल 18 हैं, आपका जो स्टार्ट डेट है वो 59 है और एंड डेट भी आपको पता है कि दैट इज 1 दिसंबर 12, 2021। ठीक है, तो आप बिल्कुल जा सकते हो। तो अनअकैडमी गेट EAC की जो फीस है वो कभी भी बढ़ सकती है 30 के बाद, तो आप बिल्कुल आप अभी फ़ायदा उठा सकते हो 10+10 का और साथ ही एक्स्ट्रा मंथ्स का भी। ठीक है, तो आप बिल्कुल अनअकैडमी पे आ सकते हो। नेटवर्क के भी बैचेस जो हैं वो चालू हैं, आप यहाँ पे आप आ सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉब्लम्स इन जेट ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो प्रॉब्लम इन जेट ट्रांसफॉर्म हम लोग जो है वो कवर करने वाले हैं थ्रू आउट इस पूरे उस पर हम प्रॉब्लम करेंगे। इससे पहले हम जो है वो इनिशियल वैल्यू थ्योरम और फाइनल वैल्यू थ्योरम पे बात कर लेते हैं। चलिए, ये टॉपिक छूट गया था, देखिए ध्यान से। इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्या कहती है? सपोज अगर एक्सन का जेड ट्रांसफॉर्म अगर आपको गिवन है एक्स जेड, ठीक है, एक्सन का जेड ट्रांसफॉर्म जो है वो एक्स जेड आपको गिवन है, तो इनिशियल वैल्यू कहती है कि एक्सन विद n टेंस टू इन्फिनिटी is x n टेंस टू 0, सॉरी n टेंस टू 0 is xz with z tends to infinity, with xz with z tends to infinity। तो अगर आपके पास xn है विद n टेंस टू 0, xz है विद z टेंस टू इन्फिनिटी। इन कॉन्ट्रास्ट ये अगर आप देखें बहुत ध्यान से, तो जो ये z डोमेन में है, अगर आप देखें तो लाप्लास डोमेन में ये जो थ्योरम थी वो थी x ऑफ t सॉरी, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक्सेस था। तो txt का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा s एक्सेस विद s टेंस टू इन्फिनिटी, सॉरी x ऑफ t विद t टेंस टू इन्फिनिटी का x ऑफ t विद t टेंस टू 0, t टेंस टू 0 is s axis with s टेंस टू infinity। इज इट क्लियर? तो ये जो है वो इनिशियल वैल्यू थ्योरम है। इज इट क्लियर? और अगर आप फाइनल वैल्यू थ्योरम की बात करें, फाइनल वैल्यू थ्योरम की यहाँ पे, तो फाइनल वैल्यू थ्योरम क्या कहती है? फाइनल वैल्यू थ्योरम ये इनिशियल वैल्यू है और ये फाइनल वैल्यू। क्या कहती है? सपोज अगर मैं कह दूं कि x ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म xz है, तो x ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी is x of z into 1 minus z inverse, 1 minus z inverse
with z टेंड्स टू 1। ये जो फाइनल वैल्यू होती है वो यूनिट सर्कल के अराउंड होती है, ऐसा ना। यहां पे यही चीज क्या थी, अगर आप देखें तो यहां पे यही चीज क्या थी फाइनल वैल्यू में। अगर मैं कह दूं कि x ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक्सेस है, तो x ऑफ t विथ t टेंड्स टू इन्फिनिटी का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा s एक्सेस विद s टेंड्स टू 0 होगा। x ऑफ t टेंड्स टू इन्फिनिटी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो होगा वो होगा s एक्सेस विद s टेंड्स टू 0, राइट। तो अगर मैं आपसे कह दूं कि इनिशियल वैल्यू ये है, फाइनल वैल्यू ये है, तो लास्ट क्लास में आपने देखा था कि इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू के लिए कुछ ना कुछ कंडीशंस एप्लीकेबल थी। तो यहाँ पे भी यही सेम कंडीशंस हैं। अगर आप देखें तो इट इज एप्लीकेबल इनिशियल वैल्यू, ओके, लेट मी राइट, इनिशियल वैल्यू इज एप्लीकेबल to causal system। पर अगर सिस्टम, अगर आप देखें तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म में मैंने कहा था कि m शुड बी लेस देन इक्वल टू n, और अगर m इक्वल टू n है तो रिमूव what? Remove impulse by long division। ये मैंने कहा था। क्यों कहा था बताइए? क्योंकि इंपल्स आइडियली कैसा होता है, आपका नॉन कॉजल सिस्टम होता है। इंपल्स आइडियली आपका नॉन कॉजल सिस्टम होता है, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। यहां पे सिर्फ अगर m लेस देन इक्वल टू n है, अगर जेड डोमेन की बात करें तो जेड डोमेन में अगर आप देखो कि अगर m लेस देन इक्वल टू n है तो भी ये कंडीशन जो है वो वैलिड है। मतलब m इक्वल टू n में भी आपको कांस्टेंट नहीं रिमूव करना है। रीजन कि जो डेल्टा n होता है और जो डेल्टा t होता है उसमें बहुत सारा डिफरेंस है, ऐसा ना। डेल्टा n की वैल्यू एग्जैक्ट 1 होती है, ये वैल्यू इसकी, जब n की वैल्यू 0 होगी। पर डेल्टा t की वैल्यू जो है वो आइडियली कितनी होती है, इन्फिनिटी। ये इसका एरिया 1 जो है वो इसका एरिया अंदर कर्व है। तो एक्चुअली इसकी जो वैल्यू है वो कुछ ऐसी होती है, देखो इसकी जो वैल्यू है वो ये कुछ ऐसी होती है, एंड सो ऑन। तो जब आप विड्थ को डिक्रीज करते जाते हो और हाइट को इंक्रीज करते जाते हो, तो जब आप जो है वो एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे ये वैल्यू सिर्फ t इक्वल टू 0 पे बचती है। पर ऐसा आइडियली पॉसिबल नहीं है, ठीक है, आइडियली पॉसिबल नहीं। प्रैक्टिकली इंपल्स जो होता है वो नॉन कॉजल होता है, और इसलिए आपको इनिशियल वैल्यू थ्योरम में इंपल्स को हटाने की जरूरत पड़ती है विद द हेल्प ऑफ लॉन्ग डिवीजन। पर यहाँ पे तो ये एक नंबर है जो कि n इक्वल टू 0 पे होगा, n इक्वल टू 0 पे होगा, इसलिए कोई डेल्टा n को रिमूव करने की जरूरत नहीं है। फाइनल वैल्यू थ्योरम अगर आपको यहां पे याद हो तो ये सिर्फ कॉजल प्लस स्टेबल सिस्टम पे एप्लीकेबल है। स्टेबल सिस्टम में मींस क्या, ऑल पोल मस्ट बी इन LHP। यहां पे ये भी कॉजल और स्टेबल प्लस स्टेबल। पर मैंने आपसे कहा था कि जो यहाँ का लेफ्ट हाफ प्लेन है एस प्लेन का, अगर आपने लास्ट क्लास अच्छे से किया है तो लेफ्ट हाफ प्लेन जो है वो यहाँ पे इनसाइड द यूनिट सर्कल है। सो यहाँ पे कंडीशन क्या बन जाएगी, ऑल पोल मस्ट बी इनसाइड UC यूनिट सर्कल with max one pole at unit circle।
विथ वन पोल एट यूनिट सर्कल। आप समझ रहे हैं? मतलब कि अगर सारे के सारे जो पोल हैं वो इनसाइड, सेम यहाँ पे भी वही था, सारे के सारे पोल लेफ्ट हाफ पे होने चाहिए। अगर एक पोल है जियोमेट्रिक एक्सिस पे तो वो कैंसिल हो जाएगा। जैसे कि आप देखो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप देखें तो मान लो कि ये मेरा एक सर्कल है और थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि ये रेडियस है जो कि यूनिटी है, और यहां पे एक पोल है। यहां पे एक पोल है, ठीक है। तो ये किसको डिनोट करेगा बताओ? ये डिनोट करेगा 1/1 माइनस ऑफ जेड इनवर्स को। और मुद्दा ये है कि जब आप 1 माइनस ऑफ जेड इनवर्स फाइनल वैल्यू लगाएंगे तो ऑलरेडी ये 1/1 माइनस ऑफ जेड इनवर्स है, ये जेड इनवर्स 1 माइनस जेड इनवर्स है, और ये दोनों कैंसिल होके, ये दोनों जो है वो कैंसिल हो जाएंगे और फाइनली आपको मिलेगा 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंपल्स अगर एक पोल है यूनिट सर्कल पे तो आपका चल जाएगा, पर दो पोल सिस्टम है तो ये एक n u1 को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर n u1 है तो इसका जो जेड ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा 1 माइनस जेड इनवर्स का होल स्क्वायर, मतलब पोल की बात कर रहा हूं। उस केस में एक पोल फिर भी बचेगा और जेड टेंस टू आप अगर आप 1 पुट कर दोगे तो ये जो सिस्टम होगा वो ब्लो अप हो जाएगा, क्योंकि जेड माइनस 1 पे पोल है तो जेड इज इक्वल टू 1 बिकम्स इनफिनिटी। सो इट्स सपोज वी हैव a unit circle, then if we have a two pole, then it is not applicable। और अगर यूनिट सर्कल है and all the poles are inside, so that is applicable। That is applicable, ठीक है। और लेकिन अगर सारे के सारे पोल जो है वो आउटसाइड है तो इट इज not applicable। So okay, so we are, that is we said that, sorry, in between because of light fluctuation, okay, so we said that the initial value theorem and final value theorem, let's solve one problem. Initial value theorem is only applicable to causal signal system and final value theorem is applicable to causal plus stable signal system, okay. So let's start one problem and we check our initial value and final value here. So let's take this one in this way. Suppose we have problem we have this one. Suppose we have xn which is having a z transform of xz and xz is 1 minus of 2z inverse with ROC includes unit circle।
find x0. That was the recent gate problem asked, I think, gate on 20. Okay, so tell me what is x0. So it is xz with 1 minus of 2z inverse, ROC includes unit circle, find x0. I'm giving you 2 minutes. Please solve this problem. Okay, let's see. Solution is this one. See here, the xz, it is 1 upon, sorry, xz is this one. Xz is 1 upon 1 minus 2z inverse. This means that it is z by z minus 2. So we have a this. So we have a pole which is at 2, and we have origin. We have 0 at origin. Now it says that ROC includes unit circle. This means that there is a unit circle we have. There is a unit circle. And ROC includes unit circle means that this is the ROC. Is it clear? So ROC is inside. This means that this ROC is inside. So if ROC is inside, this means that the sequence would be anti-causal. Right? The sequence is anti-causal, and you are saying that this ROC is inside, sequence is anti-causal, and you have, let's say, alpha and u1, which is 1 upon 1 minus alpha z inverse for mod z greater than mod alpha. But we have minus of alpha n, it is 1 upon 1 minus alpha z inverse again for mod z less than mod alpha. So I am saying that mod z is less than mod alpha. This means that this should be minus 2 to the power n u minus n minus 1. This is what my xn is. Now the limit of this sequence is how much? See, the limit is from minus infinity to minus 1. So this sequence, whatever it is, not interested. This sequence, if it is 0, this sequence is minus 1, minus 2, minus 3. So this sequence is only defined here. So it defines here, 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 whatever. But
Beyond -1, it will not go to, that is not have existence. This means that he asked at x is 0. So what is x is 0? X is 0 is equal to 0. X 0 is equal to 0. Is it clear? So that's what my x 0 is. That's what my x 0 is. So this is what the initial value theorem is. So someone says that initial value theorem is applied, but mind you that initial value theorem is not applied to the anti-causal sequence. It's a very standard problem. It is not defined for anti-causal sequence. Is it clear? It is only defined for causal sequence. Let's talk about the final value problem. Let's take one more problem. Following information is given about xn. About xn. A. Let's say A1, let's say. Xn is causal sequence to xn is 1 when n is even and 0 for odd n. Final value of xn is A 0 1 1/2 D not applicable. Not applicable. Make it fast. 2 minutes. D not. Make it fast. Let's solve this problem. See here, xn is causal sequence. What's the meaning is that
that xn would be like 1, because for even value it is 1. For even value it is 1. For even value it is 1, but for odd value it is 0, no? 0, then 1, then 0, okay? 1, 0, then 1, 0, then 1, then 0, then 1, 0, and so on and so forth. Is it clear? Here is R. Here is R. So, if here is the arrow, because the sequence is causal in nature. The sequence is pure causal in nature. This sequence is causal in nature. This means that this, if you see that, let's say define Hn, which is a u of n, 1, 1, 1, 1, 1, then xn will be u of n by 2. And you know that if the sequence is like this, see here, suppose we have a sequence xn having a z transform of xz, then x of n by 2 will have a z transform of z to the power 2. Actually, n square will have a z transform of n by k will have z to the power k. Let me write x of z to the power k. So what is the z transform of u1? You know that it is having 1 upon 1 minus z inverse. So what is the sequence of u of n minus 2? It is 1 upon 1 minus z to the power minus 2 here, which can be written as one minus z inverse into 1 plus z inverse. I want a final value of this. This is the xn. So I want a final value. This means that it is what? This is xz. So you know that xz into 1 minus z inverse with z tends to 1, and hence it is 1 upon 1 minus z inverse 1 plus z inverse into 1 minus of z inverse with z tends to 1 will gives me 1 upon 1 plus z inverse with z tends to 1, z tends to 1, and it is equal to 1 upon 1 plus 1. So this is equal to 1 by 2 answer, and hence your answer would be this one. So final value theorem of u of n by 2 becomes a 1. In some books you will say that is not applicable because this is the oscillator, but in the least sense oscillations are defined for the pure periodic signals. It is switched oscillator. So periodicity fails here. Is it clear? So it's not the oscillator basically. So if someone says that u of n by 2 is oscillating between 1 and 0, 1 and 0, so final value theorem is not applicable. But the point is that it is not the pure oscillator because it is a switched oscillator. It starts from 0. It starts from 0.
So that's what the final value of the sequences. That's what the final value of a sequences. Is it clear? That's what the final value of a sequences. Okay. So this is what initial value and final value says. Let's start a new topic, that is sinusoidal input to LTI system. That topic I have covered many times in your previous classes. It is exactly same. Is it clear? So what I am saying is that suppose we have a HN, and in the last class I told you that if HN having a Z transform of HZ and HZ ROC includes unit circle. So if ROC include unit circle, this means that HZ can be replaced by H e to the power j omega d, and if on this for example, if I am entering let's say like this. If I am entering, for example, e to the power plus minus of j omega naught n, then it is again the output would be e to the power, what is the output? Output would be e to the power plus minus of j omega naught n into h e to the power plus minus of j omega naught. Yes or no? Similarly, if suppose the entry is of, let's say, sine a1 sine of omega 1 n plus theta 1 and a2 cos of omega 2 n plus theta 2, then the output would be, you know that the same frequency will be there, output will be m1 sine of omega 1 n plus phi 1 and m2 sine of omega 2 n plus phi 2. So what is the m1? m1 is a1 into mod h of e to the power j omega d at omega is equal to omega 1. m2 is a2 into mod h of e to the power j omega d at omega is equal to omega 2. Phi 1 is theta 1 plus angle h of at omega is equal to omega 1, and phi 2 would be theta 2 plus angle h of e to the power j omega d at omega is equal to omega 2. At omega is equal to omega 2, and hence we will solve a one question based on that. Suppose let's have a problem. Okay. Suppose it is given that Hn is 1 by 2 raised to power n u1. Imagine. I want a
4 and cos of pi by 2n output. If let's say 4 is entering here and cos pi by 2n is entering, then what is the output? Question is that find steady state output. Steady state output. Find the steady state output. Tell me. Make it fast. Giving you 2 minutes. Make it fast. Make it fast. See here. You know that this Hn is having the Fourier transform of Hz, and your Hz is 1 upon 1 minus 1 by 2 Z inverse, or you will say Z by Z minus half, and mod Z is greater than 1 by 2. This means that ROC include unit circle, means Z can be replaced by e to the power j omega d. So what I am saying is that h e to the power j omega d will becomes 1 upon 1 minus 1 by 2 e to the power minus of j omega d. Now this h e to the power j omega d can be also written as 1 upon 1 minus 1 by 2 cos omega d plus j by 2 sin omega d. So what is the mod h of e to the power j omega d? It is root of 1 minus of 1 by 2 cos of omega d whole square plus 1 by 4 sin square of omega d. Is it clear? So what it is? It is actually equal to 1.25 minus cos of omega d. Check it. It's a mod. And let's say call this as a question number 1. So what is the phase of this one? Angle h of e to the power j omega d.
it is equivalent to minus tan inverse of 1 by 2 sine of upon 1 minus 1 by 2 cos of omega t. So what I am saying is that we have now mod h of d by j omega d, which is and angle h of d by j omega d half sin omega d upon 1 minus half cos omega d. Is it clear? Yes. On this, let's say 4 is entering. 4 4 can be written as cos of 0 pi of n. Let's make it sinusoidal. So cos 0 pi means, put here it is 0 pi, it is 1, cos 0 pi is 1, cos 0 pi becomes 1, it is 0.25, it is 2. So this becomes how much? 8, and angle becomes 0. So 8 cos 0 pi n, or you will say 8. But you will say that we have a cos pi by 2n which is entering. So when you put cos pi by 2, it is 0. So what you will get is 1 upon root 1.25 cos of pi by 2 n. Angle, it is sin pi by 2 is 1. It is a minus of cos pi by 2 is 0, minus of tan inverse of half. So that is the output here. So output, total of output is yn is equal to, this is 8. This I think it is a 0.89. Let's check. Let me write in this way. Minus tan inverse of half. Okay. Minus tan inverse of half. So this is total yn for this xn. Xn was 4 plus cos pi by 2. So that is what a sinusoidal input to a LTI system is. That is what the sinusoidal input to a LTI system is. And this sinusoidal input to LTI system is really one of the very, very important topic as far as your गेट इज कंसर्न. इज इट क्लियर? तो होप कि आपको अच्छे से चीज़ें जो है वो क्लियर हुई, और मैंने कुछ प्रॉब्लम्स भी करवाए. अभी अगले फर्दर क्लासेस में हम लोग और ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी करने वाले हैं. इज इट क्लियर? बट लेट्स टेक अ वन वेराइटी मोर. सपोज आई एम सेइंग दैट इफ वी हैव Hn having a Fourier transform of Hz now, Hz, on this, if I enter plus minus of Hz naught plus minus of z naught to the power n, then the output is Hz
Now this is yn is, it is plus minus of z naught to the power n into h of plus minus of z naught. So this means that this is behaving as a eigenfunction. For system. It is behaving as an eigenfunction for a system. Okay. Yeah. So this is behaving as eigenfunction for a system. So let's take one example on that. Suppose I'm saying the same thing. Suppose I'm saying that I have, let's say, 1 by 2 to the power n is entering on Hn, which is 1 by 3 NUN. Now here it is not required that ROC must include unit circle. Here it is simple. So it is simply Hz is equal to 1 upon one by 3 Z inverse. So what is the output? Output will be 1 by 2 raised to power n un with even n with what? H of 1 by 2. So what is H of 1 by 2? So I am saying that it is Hz at Z is equal to 1 by 2 on 1 upon 1 minus of 1 by 3 Z inverse. So put Z is equal to 1 by 2 inverse, which is 2. So it is 1 upon 1 minus of 2 by 3. So it is equal to 3 minus 2, 1, 3. So H1 by 2 is 3. And hence the output Yn is 3 into okay. That is all. That is the output. Okay, so let's start the new problem. So problem number 1. So we are doing a problem now. So the Z transform of sequence is the XZ is one minus of Z inverse Z minus 2 for mod Z greater than 1 by 2. Then find x2. Options are A is equal to 1 by 2, B
is equal to minus 1 by 2, C is equal to 1 by 4, and D is equal to minus 1 by 4. Solve it please. Solve it please, make it fast. See here, what this is representing, xz, which is equal to solution. Let me use a different color. Xz is 1 by 1 minus 1 by 4 z minus 2 minus z inverse upon 1 minus 1 by 4 z minus 2. So let me call 1 by 1 minus 1 by 4 z minus 2 as pz. So what is my xz? Xz becomes pz minus z inverse into pz. Okay. So this I am calling it to pz. Okay. Now you know the time shifting theorem that if xn will have a z transform of xz, then x of n minus 1 will have z inverse of xz. Now, this means that what is xn here? Pn minus p of n minus 1 minus p of n minus 1. You must know Pn. Now, one more property you know that xn, just now we have revised, having a z transform of xz. So, x of n by k will have x of z to the power k, and hence, if it is z inverse to the whole square,
1 minus of 1 by 4 z inverse to the whole square. So this can be written as Pn as equal to 1 upon, sorry, Pn is equal to Pn is equal to 1 by 4, it is n by 2 u of n by 2, u of n by 2. Is it clear? So what is my xn? Xn will be equal to 1 by 4 to the power n by 2 u of n by 2 minus 1 by 4 into n minus 1 by 2 u of n minus 1 by 2 is what my xn is. So let's put x2. What is x2? Put n is equal to 2. So x2 will be 1 by 4 of 1 u1 minus 1 by 4 of 1 by 2 u of 1 by 2. This is defined. This is just 1 by 4. But that is not defined. u1 by 2 is not defined. u1 by 2 is just a 0. This means that plus 0, actually minus 0. So answer is 1 by 4. So correct option is C, which is equal to 1 by 4. Okay, next problem is this one. Suppose I have a xz xn having a z transform of xz. Problem number 2. And following information about xz is given. Xz has two poles xz has two zeros at origin. Xn is real. One of the pole is at z is equal to power j pi by 2. And fifth, capital X1 is 1. Value of capital X3 is, make it fast. Value of capital X3 is what? Make it fast.
See, is saying that xz has two poles. Let's mark the pole. xz has two poles, and one pole is that z is equal to e to power j pi by 2, means z is equal to j, because it is a cos plus j sine pi by 2. So it is j, z is equal to j. So this means that if one pole is at j, another pole must be, since action is real, so another pole must be at minus j, and it has two zeros at origin. See, so this I have used, this I have used, this I have used, this I have used. Now this means that what is xz? Xz is k times z square upon z plus j. Kz square upon z square plus 1. He said that capital X1 is equal to 1, means k into 1 upon 2 is equal to 1. So k value should be 2. So capital Xz is basically 2z square upon z square plus 1. 2z square upon z square plus 1. And you will say that what is capital X3, which is 2 into how much? 3 square upon 3 square plus 1. So 918 by 10 is a 1.8. So it is 1.8. So these are the problems. In the next class we will solve more problems on jet transform. Okay, hope that this lecture is clear to you. Okay, and basically we have covered initial value. This covers my complete theory part of jet transform. Okay, and see, if you haven't joined a, please join a plus for this kind of awesome lectures. In plus I will cover the signal in 140 hours, so you will have a difference in plus and YouTube. Okay, and for more kind of lectures you have to just give a one motivation, that please make as share as possible and please like it as maximum as possible. Okay, and also you can follow me on here. Is it clear? So you can follow me on this one. So you can message me anywhere on this Unacademy app. Unacademy app पे कुछ भी मैसेज आप कर सकते हो, कोई भी मैसेज आप चाहो तो आप कर सकते हो, डिस्काउंट रेट कैसा भी. नोट्स मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, इज इट क्लियर, हियर टेलीग्राम चैनल पे. और विद दिस थैंक यू वेरी मच. लेक्चर को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. एंड थैंक